सबसे पहले वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच की बात करते हैं, जिसने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। ये संशोधन अप्रैल जून तिमाही में 7.8 की मजबूत वृद्धि के बाद आया, जो कि पिछले 3 महीने की 7.4 वृद्धि से अधिक है। फिच ने कहा कि सेवा क्षेत्र की मजबूत गतिविधियां और घरेलू खपत ने इस वृद्धि को सपोर्ट किया, जो कि मुख्य रूप से मजबूत आय और अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर है। फिच ने बताया कि भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग पर निर्भर है, जिससे त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी में बदलाव ने और बढ़ावा दिया। हालांकि वैश्विक व्यापार संबंधों में अनिश्चितता विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क निवेश और व्यावसायिक विश्वास को प्रभावित कर सकता है। फिच को उम्मीद है कि ये शुल्क भविष्य में कम हो सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता चिंता का विषय है। फिच ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि दर घट करके 6.3% और अगले 2 वित्त वर्षों में 6.2% रह सकती है। एजेंसी ने नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच कम होते अंतर पर भी चेतावनी दी, क्योंकि हाल के महीनों में कम थोक और कमोडिटी कीमतों के कारण वास्तविक जीडीपी अधिक हो सकती है। जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 1.6% के निचले स्तर पर थी, जो कि अच्छे मानसून और कम खाद्य कीमतों के कारण रही है। फिच को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई साल के अंत में प्रमुख ब्याज दरों में 25 आधार यानी बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा और 2026 में दरों को स्थिर रखेगा। 2027 से मुद्रास्फीति और वृद्धि के रुझानों के आधार पर मौद्रिक नीति में सख्ती शुरू हो सकती है। फिच ने भी कहा कि यदि कीमतों में दबाव बढ़ता है तो आर्थिक गणनाओं पर भी असर पड़ सकता है। नेपाल में बढ़ती हुई हिंसा और अशांति के बीच नेपाली सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। सेना के जवानों को सड़कों पर तैनात किया गया और आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और अवैध हथियारों को सरेंडर करने की अपील की है। साथ ही नेपाली सेना ने जेनजी से बात करने का ऐलान किया। वार्ता में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों के नाम भेजने की रिक्वेस्ट की गई। नेपालगंज और नौबस्ता में झड़पों में 5 लोगों की मौत और 7 के घायल होने की खबर है। इसके अलावा उपद्रवियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आगजनी और 18 जेलों से 6000 से अधिक कैदियों के फरार होने की घटनाएं भी नेपाल में सामने आई। सुरक्षा कारणों से नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर को दर्शन के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर के बाहर सेना को तैनात किया गया है और दूसरी ओर नेपाली सुप्रीम कोर्ट उपद्रवियों द्वारा आग लगाए जाने के बाद सुनवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए और इन सब के बीच नेपाल भारत सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल गौरी फाटा बॉर्डर में भारी पुलिस और एसएसबी को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर सिर्फ नेपालियों को नेपाल और नेपाल में फंसे भारतीयों को भारत आने की अनुमति है। धनगढ़ी नेपाल की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। धनगढ़ी में कस्टम ऑफिस जलाए जाने के बाद सारा व्यापार ठप हो गया। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अशांति के चलते पूरी तरीके से बंद किया गया। हवाई अड्डा प्रबंधन ने बताया है कि बुधवार शाम 6 बजे तक सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और निजी हेलीकॉप्टर सेवाएं स्थगित रहेंगी। ये कदम हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। भारतीय नागरिकों को निकालने और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। नेपाल में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें सुशीला कार्की, बालेन शाह, सुदन गुरंग और रवि कमिछाने जैसे नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में चर्चा में हैं। जिन नामों पर चर्चा तेज है वो भी अब आपको बता देते हैं। सुशीला कार्की, साथ ही बालेन शाह, जिसको लेकर के चर्चा लगातार प्रदर्शनकारियों द्वारा हो रहा था, इसके साथ ही सुदन गुरंग, रवि लानिछाने, ये तमाम जो नाम है वो इस समय चर्चा का विषय है। नेपाल भारत सीमा पर भंसार चौक यानी कि एक तरह से टोल टैक्स जो है वो जलाए जाने की घटनाओं के बाद भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। नेपाल पुलिस के साथ तालमेल बनाए हुए नेपाल के हालात के मद्देनजर भारतीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। सीमा के नजदीक भंसार को जलाया गया और कई जगह नेपाल भारत बॉर्डर के पास नेपाल सीमा में आगजनी भी की गई। हालांकि कल शाम के बाद से कोई घटना अब तक नई नहीं है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट हैं और नेपाल पुलिस के साथ लगातार संपर्क में। अब स्थिति सामान्य होने की तरफ है। जितने भी भारतीय नागरिक उधर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। नेपाल में जहां मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है उनको वो मुहैया कराई जा रही है। 2-3 दिन से हालात नेपाल के खराब थे, लेकिन कल भैरवा के इलाके में काफी भयावह इंसिडेंट हुआ। उनका सीमा के नजदीक भंसार को जला दिया और कई जगह आगजनी किया, चेयरमैन का घर को जला दिया। तो ये जो रिपोर्टिंग हुई थी कल शाम की घटना थी। उसके बाद से कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी नेपाल पुलिस और नेपाल एपीएफ के साथ लगातार संपर्क है। अभी रात के बाद कोई घटना नहीं हुई है। अभी स्थिति सामान्य होने
होने की तरफ है। जितने भी भारतीय नागरिक उधर फंसे हुए हैं उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है निकालने के लिए, क्योंकि वो दूर दराज से हैं। उनके यहाँ पे कहीं होटल में थे या कहीं टूरिस्ट पर्पज से आ रखे थे, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेपालीज को जिनका इधर जरूरी है जाना, उनकी जरूरत के हिसाब से कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी तरीके से उनको भी भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दी गई। यह आदेश बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आया, जहां वोटर लिस्ट के संशोधन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड को केवल पहचान और निवास स्थापित करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वो आधार की प्रामाणिकता यानी उसके वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर किसी भी तरीके का संदेह हो। इससे पहले चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जिसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट शामिल थे, लेकिन आधार को शामिल नहीं किया गया था। ये फैसला लाखों मतदाताओं के लिए राहत लेकर आया, जो अन्य दस्तावेजों के न होने की वजह से परेशान थे। कोर्ट ने कहा कि विधायी प्रावधानों के तहत आधार को नकारा नहीं जा सकता और अगर संदेह है तो जांच कर ली जाए। इस आदेश से एसआईआर प्रक्रिया अधिक समावेशी यानी इंक्लूसिव बनेगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का तुरंत पालन करते हुए बिहार के मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किया। अगर कोई भी अधिकारी आधार को अस्वीकार करता है तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने, जिसमें आरजेडी, एआईएमएम और अन्य राजनीतिक दल शामिल हैं, उन्होंने कोर्ट में शिकायत की थी कि बूथ लेवल के अफसर यानी बीएलओ आधार को मानने पर नोटिस जारी कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह समावेशी प्रक्रिया है। कोर्ट ने आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी से पूछा कि 11 दस्तावेजों की सूची क्यों नहीं बनाई। आयोग ने बताया कि बिहार में 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.6% दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन 65 लाख लोगों के लिए आधार महत्वपूर्ण था। यह निर्देश आयोग की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया जाएगा। इस पूरे फैसले का जो असर है वो बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पर व्यापक होगा, जहां मतदाता सूची को 1 अगस्त 2025 तक अपडेट करने का लक्ष्य है। आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी आईडी के साथ 12वें स्थान पर आ गया है, जिससे उन लोगों को फायदा इससे होगा जिनके पास अन्य दस्तावेज नहीं है। हालांकि कोर्ट ने चेतावनी ये भी दी है कि आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के तहत ये सिर्फ पहचान के लिए है और घुसपैठियों को रोकने के लिए सत्यापन जरूरी है। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान बताया है कि एसआईआर के दौरान कुछ अवैध प्रवासी पाए गए जो कि वोटर सूची में शामिल थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये समस्या गंभीर है, लेकिन आधार को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने फैसले की सराहना की और कहा कि इससे करोड़ों वोट अधिकार सुरक्षित रहेंगे। देश भर में एसआईआर की कवायद तेज, तैयारियों पर विचार विमर्श के लिए चुनाव आयोग ने अहम बैठक की। गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच कर उन्हें बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार समेत विभिन्न राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरे देश में लागू करने की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोग ने एक अहम बैठक की। अपने राज्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग ने देश भर में एसआईआर की कवायद पर विचार विमर्श किया। बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग की एसआईआर नीति पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर के कार्यान्वयन में राज्य के अनुभव साझा किए। फरवरी में ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद सीओ की तीसरी बैठक है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि आज दिन भर चलने वाली बैठक अहम है, क्योंकि इसमें पूरे देश में एसआईआर की तैयारियों पर व्यापक चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। संभव है कि बिहार के लिए बड़े बुनियादी ढांचे प्रोजेक्ट्स, भागलपुर दुमका रेलवे विस्तार परियोजना को हरी झंडी दिखाई जा सकती है, जो कि बिहार को झारखंड से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसी तरीके से मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी है, जो कि राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करेगा। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विकास कार्यों को गति देने की रणनीति का हिस्सा है, जहां पर केंद्र सरकार राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर फोकस कर रही है। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं, गंगा जी के साउथ में
ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, इसमें बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है, और आगे पटना से लेके फतुहा तक, और फतुहा से आगे नीचे बेगूसराय तक। ये प्रोजेक्ट काफ़ी करीब करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया का दौरा करेंगे, जहां पर वो नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार की 24 विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में निर्णायक होती हैं, क्योंकि ये पिछले 5 चुनाव में कई दलों के बीच झूलती रही हैं। बीजेपी के पास यहाँ मजबूत उम्मीदें हैं, क्योंकि पार्टी 5 में से 3 बार सबसे बड़ी ताकत बनकर यहाँ उभरी, लेकिन ये इलाका किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा। इस दौरान एनडीए की चुनावी तैयारी को मजबूत करने की कोशिश है। बिहार चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल भी तेज हो गए, जहां पर बसपा ने ऐलान किया है कि वो 2025 के चुनाव में सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। पार्टी आज कैमूर जिले में राज्यव्यापी यात्रा शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी रेडियो के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटी है। हाल ही में किशनगंज में मुस्लिम सम्मेलन में किशोर ने मुसलमानों को गांधी और अंबेडकर को मानने वाले हिंदुओं के हाथ मिलाने का सुझाव दिया, जो कि महागठबंधन के वोट बैंक को तोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार की 17.7% मुस्लिम आबादी 87 सीटों पर असर डालती है, खासतौर पर जो सीमांचल का एरिया है वहां। 2020 के चुनावी समीकरण को देखें तो एनडीए को 126 सीटें मिली थी, महागठबंधन को 110, आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, भाजपा 74, जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। एमआईएम की 5 सीटें बाद में आरजेडी में विलय हो गई थी। मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन अब एनडीए महागठबंधन बसपा, प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों के साथ 2025 का ये रण बेहद रोमांचक होगा। पार्टियां अभी से बिसात बिछा रही हैं और केंद्र के प्रोजेक्ट, पीएम का दौरा भाजपा की स्थिति मजबूत कर सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के बड़े अंतर से हराकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। कुल 788 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जिसमें 15 वोट अमान्य करार दिए गए। राधाकृष्णन को जहां 452 वोट मिले तो सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन था और वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के समर्थन के साथ राधाकृष्णन को अधिकतम 438 वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 452 वोट मिले, जो दर्शाता है कि कम से कम 14 सांसदों ने विपक्षी खेमे से एनडीए के पक्ष में मतदान किया। यह क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंतरिक एकता पर सवाल उठाती है। इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन की कमजोरियों को उजागर किया है। क्रॉस वोटिंग से संकेत मिलता है कि या तो विपक्ष अपने सांसदों को एकजुट रखने में नाकाम रहा, या फिर कुछ सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट होकर एनडीए का समर्थन किया। ये जो पूरी स्थिति है वो इंडिया गठबंधन के लिए एक चेतावनी है कि उसे अपनी रणनीति और समन्वय को मजबूत करने की जरूरत है, और खास तौर पर 2026 के चुनाव को देखते हुए सीपी राधाकृष्णन की जीत न सिर्फ एक संवैधानिक पद की जीत है, बल्कि ये एनडीए की राजनीतिक ताकत को भी दिखाती है। इस चुनाव ने संसद में चल रही राजनीतिक उठापटक को सामने लाया और भविष्य की जो रणनीति है उस पर गहरा प्रभाव भी ये डालेगा। राधाकृष्णन की जीत से देश भर में एनडीए समर्थकों में खुशी की लहर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद चेन्नई बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल दिखा, जमकर आतिशबाजी की गई। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के सीएम, तमाम बीजेपी सांसदों नेताओं ने बधाई दी। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर
सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। वहीं एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने भी शुभकामनाएं दी, जीत पर बधाई दी। नहीं, चुनाव का मतलब ही है कि पक्ष विपक्ष दोनों के उम्मीदवार होंगे, पर जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार को भारी मेजॉरिटी से जिताया गया है, ये दिखाता है कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसकी जीत हुई है। राष्ट्र हित में ये निर्णय को लिया गया है और पक्ष हो या विपक्ष, विपक्ष के भी कई नेता हैं जो एकजुट होकर के जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको जिताने का उन्होंने प्रयास किया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही एक कद्दावर व्यक्तित्व हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी उनकी कार्यशैली ऐसी रही है जो देश हित के, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में रही है, और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश के लिए अच्छा ही होगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो युवाओं में भी गया है और देश की राजनीति में भी गया है।